2.1, 1, 2.2, 19, 340,000, 1846, 2000, 1950, 1974, 1, 2, 3, 1965। 2.3 भारतीय संदर्भ में शहरी को परिभाषित करना। भारत में जनगणना में शहर की परिभाषा 1901 से 1951 तक ज्यादातर वही रही। 1961 में ही शहरों की पहचान के लिए विशिष्ट सांख्यिकीय मानदंड निर्धारित करके परिभाषा को औपचारिक और मानकीकृत करने का प्रयास किया गया था। हालांकि भारतीय जनगणना का एक उल्लेखनीय पहलू ग्रामीण और शहरी बोस 1974 के बीच की सीमा रेखा पर स्थित स्थानों को वर्गीकृत करने में जनगणना अधीक्षकों को दिया गया लचीलापन है। 1901 में भारत की जनगणना के अनुसार एक कस्बे में कोई भी नगर पालिका शामिल होती है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। इसमें वे सभी सिविल लाइन क्षेत्र भी शामिल है जो नगर निगम सीमा का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें कम से कम 5000 लोगों द्वारा रहने वाले घरों का निरंतर संग्रह शामिल है, जिसे प्रांतीय अधीक्षक जनगणना उद्देश्यों के लिए एक शहर के रूप में मानने का निर्णय लेते हैं। इसलिए यह तय करने में प्राथमिक कारक कि कोई स्थान एक शहर है या नहीं, उसकी प्रशासनिक स्थिति है, न कि उसकी जनसंख्या का आकार। कुछ नगर पालिकाओं, सिविल लाइंस क्षेत्रों और छावनियों की आबादी 5000 से कम है, लेकिन फिर भी उन्हें कस्बों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके विपरीत 5000 से अधिक आबादी वाले कुछ स्थानों को शहर नहीं माना जा सकता है। यहाँ 5000 से अधिक आबादी वाले बड़े गांव भी हैं। इसके अलावा जनगणना अधीक्षकों के पास विशेष कारणों से किसी भी स्थान को उसकी प्रशासनिक स्थिति या जनसंख्या आकार की परवाह किए बिना शहर के रूप में लेबल करने का अधिकार था। इस विवेक का स्पष्ट रूप से शहर की परिभाषा में उल्लेख नहीं किया गया था, जो केवल 5000 से कम लोगों वाले स्थानों को शहरी क्षेत्रों का हिस्सा नहीं मानता था। हालांकि 1901 से जनगणना अधीक्षकों को 5000 से कम आबादी वाले स्थानों के लिए भी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। शहर की यह परिभाषा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं थी, क्योंकि यह सख्त सांख्यिकीय परीक्षणों पर निर्भर नहीं थी। जनगणना अधिकारियों ने इन सीमाओं को पहचाना, लेकिन सांख्यिकीय परिशुद्धता के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी। वही फिर भी भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1961 की जनगणना में शहरी क्षेत्र की एक कठोर परिभाषा पेश की गई। क नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि वाले सभी स्थान। ख अन्य स्थान जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं। आय न्यूनतम जनसंख्या 5000। 2 कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि नौकरियों में लगी हुई है। 3 प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व। 1981 और 1991 की जनगणनाओं में इस परिभाषा में मामूली परिवर्तन हुए। इन जनगणनाओं में शहरी क्षेत्रों के मानदंड 1961 और 1971 से कुछ भिन्न थे। 1961 और 1971 में वानिकी, मछली पकड़ने, पशुधन, शिकार, लॉगिंग, वृक्षारोपण और बगीचे औद्योगिक श्रेणी 3 के तहत वर्गीकृत जैसे व्यवसायों में श्रमिकों को गैर कृषि माना जाता था। हालांकि 1981 और 1991 में गैर कृषि कार्यों में पुरुष कामकाजी आबादी का निर्धारण करते समय इन गतिविधियों को कृषि के रूप में गिना गया था। इसके अलावा राज्य सरकार के परामर्श से विशिष्ट शहरी विशेषताओं वाले कुछ स्थानों को शहरी के रूप में वर्गीकृत करने के जनगणना निदेशकों के विवेक को, भले ही वे ऊपर श्रेणी बी में उल्लिखित सभी मानदंडों को सख्ती से पूरा नहीं करते हों,
बंद कर दिया गया था। 1991 की जनगणना। यह प्रथा 2001 की जनगणना में भी जारी रही। 2.4 भारतीय जनगणना के अनुसार विभिन्न प्रकार के शहर भारतीय जनगणना में 1 लाख या अधिक की आबादी वाले किसी भी शहरी क्षेत्र को एक शहर माना जाता है। बी जनगणना शहर। जनगणना में एक क्षेत्र को जनगणना शहर सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। आय, इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 है। 2. कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। 3. इसका जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी समूह यूए और आउटग्रोथ ओजी। 1971 की जनगणना में भी शहर की परिभाषा वही रही जो 1961 में थी। हालांकि नगर समूह शब्द का अब उपयोग नहीं किया गया था और इसके बजाय शहरी समूह यूए शब्द को 1971 की जनगणना में पेश किया गया था। इसी परिभाषा का उपयोग 1981, 1991 और 2001 की बाद की जनगणनाओं में किया गया है। शहरी समूह यूए को एक सतत शहरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक शहर और उसके पड़ोसी शहरी विस्तार शामिल है। इसमें 2 या अधिक भौतिक रूप से निकटवर्ती कस्बों के साथ साथ इन कस्बों से जुड़े किसी भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त शहरी विस्तार भी शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, बंदरगाह क्षेत्र, सैन्य परिसर आदि जैसे महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त क्षेत्र किसी शहर या वैधानिक शहर के आसपास विकसित होते हैं। हालांकि ये क्षेत्र आधिकारिक तौर पर गांव की राजस्व सीमाओं का हिस्सा है या मुख्य शहरों से सटे हुए हैं, फिर भी उन्हें शहरी केंद्र का हिस्सा माना जाता है जिससे वे जुड़े हुए हैं। जनगणना प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों को आउटग्रोथ ओजी के रूप में जाना जाता है। चिंतन एवं क्रिया 2.1 न्यूनतम 5,000 लोगों की आबादी वाले कस्बे गांव शहर के एक क्षेत्र का चयन करें। यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा इस क्षेत्र के प्रत्येक 100वें व्यक्ति का चयन करें। स्थानीय डाकघर या टेलीफोन निर्देशिका से उनके नाम पते प्राप्त करें। इन 50 लोगों से पता लगाएं। आय, उनके व्यवसाय की प्रकृति कृषि या गैर कृषि। 2 उनकी शिक्षा का स्तर और 2 उनके परिवार में सदस्यों की संख्या और उनके व्यवसाय। आपके द्वारा प्राप्त परिणामों से उपरोक्त संकेतकों के साथ एक तालिका बनाएं। इस तालिका के विश्लेषण के आधार पर मेरा गांव कस्बा शहर पर एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करें। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे कम से कम 5,000 लोगों की आबादी वाले भारतीय क्षेत्र पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। मैंने अपने गृहांगर के एक हिस्से की जांच करने का विकल्प चुना जो इस मानदंड को पूरा करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यादृच्छिक नमूनाकरण करके और व्यवसाय, शिक्षा स्तर और पारिवारिक जनसांख्यिकी जैसे विभिन्न संकेतकों पर डेटा एकत्र करके इस समुदाय के भीतर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को समझना है। क्रियाविधि। नमूने का चयन। एक प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने के लिए मैंने यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया। स्थानीय डाकघर या टेलीफोन निर्देशिका से निवासियों की एक व्यापक सूची से शुरुआत करते हुए मैंने प्रत्येक 100वें व्यक्ति का चयन किया, कुल मिलाकर 50 व्यक्ति। डेटा संग्रह। मैंने चयनित निवासियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्र किया। इससे मुझे प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिला। डेटा श्रेणियां। मैंने व्यवसाय की प्रकृति,
शिक्षा का स्तर और पारिवारिक जनसांख्यिकी जैसे 3 मुख्य संकेतकों पर डेटा एकत्र किया। व्यवसाय की प्रकृति, मैंने उनके व्यवसायों को 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया, कृषि और गैर कृषि। शिक्षा का स्तर, मैंने प्रत्येक उत्तरदाता द्वारा पूरी की गई शिक्षा का उच्चतम स्तर दर्ज किया। पारिवारिक जनसांख्यिकी, मैंने परिवार के सदस्यों की संख्या और घर के भीतर उनके संबंधित व्यवसायों के बारे में जानकारी एकत्र की। परिणाम, यहाँ मेरे सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सारांश दिया गया है। प्रतिवादी 1, व्यवसाय कृषि, शिक्षा स्तर प्राथमिक, परिवार का आकार 5, परिवार के सदस्यों का व्यवसाय किसान, गृहिणी, छात्र। प्रतिवादी 2, व्यवसाय गैर कृषि, शिक्षा स्तर माध्यमिक, परिवार का आकार 3, परिवार के सदस्यों का व्यवसाय क्लर्क, शिक्षक, छात्र। वैसे ही प्रतिवादी 50, व्यवसाय कृषि, शिक्षा स्तरोच्च माध्यमिक, परिवार का आकार 0-3, परिवार के सदस्यों का व्यवसाय किसान, मजदूर, छात्र। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 60% व्यक्ति कृषि व्यवसायों में लगे हुए थे, जबकि शेष 40% गैर कृषि गतिविधियों में शामिल थे। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। शिक्षा का स्तर, अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपनी शिक्षा माध्यमिक स्तर 50% तक पूरी कर ली थी, जबकि 30% ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि 20% ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या उससे आगे की शिक्षा हासिल की थी। यह क्षेत्र में उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है। पारिवारिक जनसांख्यिकी, सर्वेक्षण किए गए परिवारों में औसतन 4 सदस्य थे। परिवार के सदस्यों के व्यवसाय व्यापक रूप से भिन्न थे, जिनमें किसान और मजदूर से लेकर छात्र और शिक्षक तक शामिल थे। पारिवारिक व्यवसायों में यह विविधता एक बहुआयामी अर्थव्यवस्था का सुझाव देती है। प्रतिवेदन, गृहनगर पर अध्ययन इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि कृषि निवासियों की आजीविका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा खेती में लगा हुआ है। हालांकि गैर कृषि व्यवसायों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति है, जो आर्थिक विविधता को उजागर करती है। निवासियों के बीच शिक्षा का स्तर अलग-अलग है। एक महत्वपूर्ण हिस्से ने केवल प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। यह कौशल स्तर को बढ़ाने और संभावित रूप से गैर कृषि नौकरी की संभावनाओं को खोलने के लिए समुदाय के भीतर उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। इस क्षेत्र में पारिवारिक संरचना विविध है, जिसमें सदस्य अलग-अलग व्यवसाय अपनाते हैं। यह कृषि और गैर कृषि आय स्रोतों के मिश्रण के साथ परिवारों के भीतर आत्मनिर्भरता की एक डिग्री का सुझाव देता है। यह अध्ययन सामुदायिक विकास पहल के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है। शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने से गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसके अलावा परिवार की गतिशीलता को समझने से जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों के समर्थन के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता मिल सकती है। मैं हमारे स्थानीय समुदायों की गतिशीलता की गहरी समझ को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास के लिए संभावित सहयोगी प्रयासों का पता लगाने के लिए अपने इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी छात्रों के साथ इन निष्कर्षों पर चर्चा करने की योजना बना रहा हूं। निष्कर्ष में, इस अध्ययन ने गृहनगर के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इस क्षेत्र में शिक्षा के महत्व और आजीविका के विविधीकरण पर जोर दिया है। मुझे आशा है कि यह डेटा हमारे समुदाय के भीतर सूचित निर्णय लेने और सकारात्मक बदलावों में योगदान देगा। 2.5
शहरीकरण और शहरी विकास की अवधारणा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में शहरीकरण का एक लंबा इतिहास है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से जुड़ा है। कुछ रुकावटों के बावजूद प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल सहित भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में शहरीकरण जारी रहा है। परिणामस्वरूप आज भारत का शहरी परिदृश्य पूर्वौपनिवेशिक, औपनिवेशिक और उत्तरौपनिवेशिक युग के खंडों को प्रतिबिंबित करता है। अन्य देशों की तुलना में भारत अपेक्षाकृत कम शहरीकृत था। 20वीं सदी की शुरुआत में आबादी का केवल 10वां हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता था। जब भारत को आज़ादी मिली तब तक यह बढ़कर लगभग 1/6 हो गया था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में शहरीकरण धीमा था। शहरी जनसंख्या 10.84% से बढ़कर 17% हो गई। हालांकि शहरी निवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 25 मिलियन से 32 मिलियन तक। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत और अन्य विकासशील देशों में तेजी से शहरीकरण का दौर आया। इस दौरान भारत का शहरीकरण स्तर 17.29% से बढ़कर 27.78% हो गया। 1951 और 2001 के बीच शहरी आबादी भी 62 मिलियन से बढ़कर 285 मिलियन हो गई। भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी वाला देश है और 2001 की जनगणना के अनुसार यह 35 महानगरों का घर है। इन महत्वपूर्ण शहरी परिवर्तनों के बावजूद समाजशास्त्रियों ने शहरी घटनाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं ने दिया है। बॉक्स 2.1 भारत में शहरीकरण। अगले 2 दशकों में तमिलनाडु की लगभग 75% आबादी शहरों में रहेगी। महाराष्ट्र में भी 61% लोग शहरी क्षेत्रों में होंगे और गुजरात और पंजाब में उनकी अधिकांश आबादी शहरों में रहेगी। दुनिया भर में आधे से अधिक लोग 1 वर्ष के भीतर कस्बों और शहरों में रहेंगे, जो मानव इतिहास में पहली बार है। भारत इस प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है, इस विचार को चुनौती दे रहा है कि यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है। 2026 में भारत की जनसंख्या के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुमानों के अनुसार देश के महत्वपूर्ण हिस्से शहरी हो जाएंगे। परिभाषाओं की समीक्षा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण एवं समझ के आधार पर शहरीकरण को परिभाषित किया है। हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि शहरीकरण एक जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति से निकटता से जुड़ी हुई है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं पर बढ़ता प्रभाव डालता है। आर्थिक विकास, जनसांख्यिकी, जातीयता और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके अध्ययन के लिए कई विषयों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। विश्व शहरों के कुछ प्रसिद्ध प्रतीकों में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क, भारत में दिल्ली, चीन में चीन की महान दीवार और पेरिस, फ्रांस में एफिल टावर शामिल है। शहरीकरण पर व्यापक साहित्य में विभिन्न परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त परिभाषा। कुछ लोग शहरीकरण को केवल शहरों या कस्बों में रहने वाली आबादी के प्रतिशत को देखकर परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश की 50% आबादी शहरों में रहती है, तो वे शहरीकरण के उस स्तर पर विचार कर सकते हैं। इसलिए, यदि किसी देश की शहरी आबादी 40% से 50% तक बढ़ती है, तो इसे इस परिभाषा के तहत शहरीकरण के रूप में देखा जाता है। व्यापक परिभाषा। दूसरी ओर, अन्य लोग शहरीकरण को व्यापक, अधिक जटिल तरीके से देखते हैं। वे केवल जनसंख्या प्रतिशत पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसके बजाय
वे शहरीकरण को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार शहरीकरण में न केवल शहरों में रहने वाले अधिक लोग शामिल हैं, बल्कि यह भी शामिल है कि कैसे शहर गहन मानवीय संपर्क के केंद्र बनते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे अधिक लोग शहरों की ओर जाते हैं, आप उन शहरी क्षेत्रों में व्यवसायों की वृद्धि, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी प्रगति देख सकते हैं। यह परिभाषा शहरीकरण को एक गतिशील और परिवर्तनकारी प्रक्रिया मानती है जो समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देती है। यह प्रक्रिया मानव गतिविधि के विभिन्न रूपों को भी एकीकृत करती है जो तेजी से विविध होते जा रहे हैं। शहरीकरण को मानवीय अंतःक्रियाओं, सभी सामाजिक रूप से आवश्यक गतिविधियों और समाज की रचनात्मक क्षमता की उन्नति के लिए एक चरण, परिणाम और एक शर्त के रूप में देखा जाता है। एक ही शब्द शहरीकरण का उपयोग उत्पादक शक्तियों और सामाजिक और सूचनात्मक गतिविधियों की व्यापक एकाग्रता का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मेगालोपोलिस में अपने चरम पर पहुंचते हैं और विशाल नव विकसित क्षेत्रों में बिखरे हुए व्यक्तिगत शहरी बस्तियों के उद्भव का वर्णन करते हैं। इन बस्तियों में अक्सर उनकी आबादी के लिए रहने की स्थितियां काफी भिन्न होती है। जबकि यूएल पिवोवारोव ने शहरीकरण की अवधारणा को 2 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया: संकीर्ण अर्थ में शहरीकरण, शहरी विकास और समाज में कस्बों और शहरों के बढ़ते महत्व का संदर्भ, और व्यापक अर्थ में शहरीकरण, एक बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया। यह विभाजन समस्या को पूरी तरह से हल नहीं करता है, हालांकि यह प्रक्रिया के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को अलग करने में मदद करता है। आइए साहित्य में प्रयुक्त कुछ परिभाषाओं का पता लगाएं। उनमें से कुछ शहरी सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं, जो कस्बों की संख्या और शहरी आबादी के आकार में भारी वृद्धि पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, जनसांख्यिकीय अर्थ में शहरीकरण को समय के साथ कुल जनसंख्या T में शहरी आबादी U के अनुपात में वृद्धि के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। बोस 1974। जब तक UT बढ़ती है, कोई कहेगा कि शहरीकरण है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ऐसी स्थिति में इस अनुपात का समय के साथ स्थिर रहना संभव है, जहां ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल कोई प्रवासन नहीं होता है और ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी एक ही दर से बढ़ती है। BS खोरेफ पहले अनुमान के रूप में शहरीकरण को कस्बों, विशेष रूप से बड़े और सुपरबड़े शहरों की संख्या में वृद्धि और किसी देश या दुनिया की आबादी में शहरी आबादी की हिस्सेदारी में वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन करते समय ध्यान अक्सर कुल जनसंख्या में शहरी आबादी के अनुपात पर होता है। इसके अतिरिक्त इस सूचक का उपयोग करके देशों और क्षेत्रों की तुलना करना कुछ हद तक पारंपरिक है। किसी क्षेत्र को शहरी कहने के मानदंड व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे कुछ स्थानों में इसमें केवल 200 शहरवासी ही शामिल होते हैं, जबकि जापान में यह हजारों में हो सकता है। यह जानकारी 1960 के आसपास आयोजित जनगणनाओं से आती है। शहरी आबादी की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड समय के साथ बदलते हैं, जिससे शहरी गतिशीलता के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। पूर्व यूएसएसआर में कस्बों को वर्गीकृत करते समय उन्होंने एक बस्ती में लोगों की संख्या और उनमें से कितने गैर कृषि गतिविधियों में शामिल थे, दोनों पर विचार किया। 1 लाख से अधिक लोगों वाले स्थानों को आमतौर पर शहर कहा जाता था और 5 लाख से अधिक लोगों को बड़े शहर माना जाता था। मिलियन प्लस शहरों के लिए एक विशेष श्रेणी भी है। वैश्विक शहरी जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है
कि शहरीकरण बढ़ रहा है। 1880 से 1960 तक शहरों में रहने वाली दुनिया की आबादी का हिस्सा 3% से 33% हो गया। जनसंख्या में बड़े शहरों की हिस्सेदारी भी 1.7% से बढ़कर 20% हो गई। वर्तमान में विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। भारत में 1901 और 2001 के बीच शहरीकरण 10.7% से बढ़कर 27.8% हो गया। शहरी आबादी 25 मिलियन से बढ़कर 285 मिलियन हो गई। इसका मतलब यह है कि शहरी विकास ने शहरीकरण को पीछे छोड़ दिया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़े शहरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। हालांकि पिछले 25 वर्षों में शहरी विकास में मंदी आई है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां शहरी आबादी संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणी से कम है। बड़े शहर वृद्धि और विकास के इंजन बन गए हैं, गतिशील आबादी और प्रगतिशील गतिविधियों को आकर्षित कर रहे हैं। वैश्विक शहर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली आर्थिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। शहरीकरण का अर्थ है लोग छोटे, मुख्य रूप से कृषि समुदायों से बड़े समुदायों की ओर जा रहे हैं, जहां प्रबंधन, व्यापार, विनिर्माण या संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसा कि 1961 में डडली स्टैम्प द्वारा समझाया गया था। चिंतन और क्रिया 2.2 भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई या जयपुर को ले और उसके इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में जितना संभव हो उतना साहित्य इकट्ठा करें। इस शहर पर 5 पृष्ठों का एक निबंध लिखें और अपने अध्ययन केंद्र में अपने साथियों और अकादमिक परामर्शदाता के साथ इस पर चर्चा करें। शीर्षक: दिल्ली, इतिहास, संस्कृति और समाज की एक टेपेस्ट्री। परिचय: दिल्ली भारत की जीवंत और बहुआयामी राजधानी, एक ऐसा शहर है जो सदियों के इतिहास, एक विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक ऐसे समाज को समेटे हुए है जो देश की जटिल टेपेस्ट्री को प्रतिबिंबित करता है। यह निबंध दिल्ली के मनोरम शहर की खोज करता है, इसके ऐतिहासिक विकास, इसके सांस्कृतिक महत्व और इसके समाज की गतिशीलता पर गहराई से प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक मोज़ेक: दिल्ली का इतिहास एक प्रतिमा के समान है, जिसमें प्रत्येक युग शहर के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ता है। महाभारत के प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग तक दिल्ली कई ऐतिहासिक मील के पत्थर की गवाह रही है। प्राचीन जड़ें: दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जहां माना जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों की प्रसिद्ध राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में की गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ और पुरातात्विक उत्खनन इस प्रारंभिक चरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पुराण किला और हस्तिनापुर के उत्खनन स्थलों में पुरातत्वविदों को 1000 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्तियों, मिट्टी के बर्तनों और कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। ये निष्कर्ष न केवल एक प्राचीन शहर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, बल्कि इसके निवासियों के दैनिक जीवन और भौतिक संस्कृति की एक झलक भी प्रदान करते हैं। सल्तनत का उदय: दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिह्नित किया। गुलाम राजवंश और खिलजी राजवंश जैसे राजवंशों ने वास्तुशिल्प चमत्कारों को पीछे छोड़ते हुए कुतुब मीनार परिसर से शासन किया। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने दिल्ली के लिए एक नए युग की शुरुआत की। कुतुब मीनार, इस्लामी वास्तुकला का एक विशाल प्रतीक, इस अवधि के दौरान बनाया गया था और यह सल्तनत के कौशल और भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उस समय की दिल्ली सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गई, जिसमें फारसी, अरबी और संस्कृत का प्रभाव कला,
साहित्य और भोजन के क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया। मुगल भव्यता, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सम्राटों के नेतृत्व में मुगल राजवंश ने दिल्ली को समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के प्रतीक में बदल दिया। लाल किला, जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा इस युग की वास्तुकला प्रतिभा का प्रमाण देते हैं। मुगल काल को अक्सर दिल्ली के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संश्लेषण की नीति ने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। लाल किला अपनी जटिल नक्काशी और भव्यता के साथ मुगल शक्ति का केंद्र बन गया, जबकि हुमायूं के मकबरे ने ताजमहल के लिए वास्तुशिल्प टेम्पलेट तैयार किया। औपनिवेशिक पश्चिम ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने दिल्ली के शहरी परिदृश्य को नया आकार दिया, जिससे इंडिया गेट जैसे स्थलों का निर्माण हुआ और सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई नई दिल्ली का निर्माण हुआ। औपनिवेशिक युग ने दिल्ली की वास्तुकला और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ब्रिटिश प्रभाव नई दिल्ली में सबसे अधिक स्पष्ट है, जहां विस्तृत सड़कें, सरकारी इमारतें और राजसी इंडिया गेट औपनिवेशिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। लुटियंस दिल्ली में मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दिल्ली की लगातार विकसित हो रही पहचान का एक दृश्य अनुस्मारक है। स्वतंत्रता के बाद का युग, दिल्ली 1947 में स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी। तब से यह राजनीतिक शक्ति और सरकारी कामकाज का केंद्र रही है। स्वतंत्रता के बाद के युग ने दिल्ली के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। देश की राजधानी के रूप में शहर ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजपथ लोकतांत्रिक शासन और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए। सांस्कृतिक विविधता, दिल्ली का सांस्कृतिक परिवेश सदियों से विकसित परंपराओं, भाषाओं, व्यंजनों और कला रूपों का मिश्रण है। भाषाएं, दिल्ली एक भाषाई मेलिंग पॉट है, जहां हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में है। प्रत्येक भाषा शहर के जीवंत भाषाई परिदृश्य में योगदान देती है। दिल्ली की भाषाई विविधता इसके महानगरीय स्वभाव का प्रतिबिंब है। हिंदी सामान्य भाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ती है, जबकि पंजाबी और उर्दू मुख्य रूप से विशिष्ट पड़ोस में बोली जाती है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में अपनी स्थिति के कारण शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। व्यंजन, दिल्ली की पाक विविधता पौराणिक है। चाट और कबाब सहित पुरानी दिल्ली के स्ट्रीट फूड के मसालेदार आनंद से लेकर महंगे रेस्तरां में परोसे जाने वाले परिष्कृत भोजन तक, शहर हर स्वाद के लिए एक गैस्ट्रोनॉमिक रोमांच प्रदान करता है। पुरानी दिल्ली अपनी संकरी गलियों और हलचल भरे बाजारों के साथ भोजन प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। गर्म कबाब की सुगंध और चाट का तीखा स्वाद हवा में भर जाता है। शहर के पाक परिदृश्य में मुगली व्यंजन, बिरयानी और निहारी जैसे व्यंजनों के साथ साथ एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय भोजन दृश्य भी शामिल है। त्योहार, दिल्ली में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें दिवाली, ईद, होली और क्रिसमस सबसे प्रमुख है। इन समयों के दौरान शहर रोशनी, रंगों और उत्सवों से जीवंत हो उठता है। दिवाली, रोशनी का त्योहार, दिल्ली को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य में बदल देता है। घरों और बाजारों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है और रात का आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठता है। ईद के दौरान पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बिरयानी और हलीम की सुगंध फैलती है, जिससे सांप्रदायिक उत्सव और एकजुटता का माहौल बनता है। कला और शिल्प, दिल्ली पारंपरिक कला और शिल्प का केंद्र रहा है।
उदाहरण के लिए, दिल्ली हाट पूरे भारत से हस्तशिल्प का प्रदर्शन करता है, जिससे कारीगरों को अपनी शिल्प कौशल प्रदर्शित करने की अनुमति मिलती है। दिल्ली हाट एक जीवंत खुला बाजार, पारंपरिक शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। यहाँ आगंतुक हाथ से बुने हुए वस्त्रों, जटिल गहनों और उत्तम मिट्टी के बर्तनों की एक श्रृंखला देख सकते हैं। यह विभिन्न राज्यों के कारीगरों को अपना कौशल दिखाने और अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साहित्यिक विरासत दिल्ली में किताबों की दुकानों, पुस्तकालयों और साहित्यिक उत्सवों के साथ एक समृद्ध साहित्यिक दृश्य है, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और ग्रंथ सूची प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। दिल्ली की साहित्यिक विरासत इसके पुस्तकालयों और किताबों की दुकानों में प्रतिबिंबित होती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने विशाल संग्रह के साथ विद्वानों के लिए एक खजाना है। बहरी सन्स और फुल सर्कल जैसी किताबों की दुकानें किताबों के एक क्यूरेटेड चयन की पेशकश करती हैं, जिससे वे पुस्तक प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह बन जाती है। वार्षिक जयपुर साहित्य महोत्सव हालांकि राजस्थान में आयोजित होता है, लेकिन बड़ी संख्या में दिल्ली के साहित्यिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। सामाजिक गतिशीलता दिल्ली का समाज परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के साथ भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता का एक सूक्ष्म जगत है। धार्मिक सद्भाव दिल्ली विभिन्न धार्मिक समुदायों का घर है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध आदि शामिल है। यह शहर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व के लिए जाना जाता है। दिल्ली की धार्मिक सद्भावना का उदाहरण इसके असंख्य पूजा स्थल हैं। लोटस टेम्पल अपनी आकर्षक कमल के आकार की वास्तुकला के साथ एक बहाई उपासना गृह है, जो सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करता है। अक्षरधाम मंदिर हिंदू वास्तुकला और आध्यात्मिकता की भव्यता को प्रदर्शित करता है, जबकि निजामुद्दीन दरगाह एक प्रतिष्ठित सूफी मंदिर है, जो सभी पृष्ठभूमि के भक्तों को आकर्षित करता है। आर्थिक अवसर दिल्ली नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों के लिए एक चुंबक है, जो आर्थिक अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह कई व्यापारिक जिलों की मेजबानी करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य की विशेषता इसके संपन्न कॉरपोरेट क्षेत्र और उद्यमशीलता की भावना है। कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस और गुड़गांव की साइबर सिटी वाणिज्य और नवाचार के हलचल भरे केंद्र हैं। शहर की रणनीतिक स्थिति और मजबूत बुनियादी ढांचा इसे व्यवसायों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर से पेशेवरों का लगातार आगमन होता है। शिक्षा केंद्र शहर में कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, जो देश भर और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और एम्स इसके कुछ उदाहरण हैं। दिल्ली का शिक्षा क्षेत्र इसकी बौद्धिक जीवंतता के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जो देश के सभी कोनों से छात्रों को आकर्षित करता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अपने अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, और एम्स, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान, एक शैक्षिक केंद्र के रूप में दिल्ली की प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। सामाजिक चुनौतियां कई शहरी केंद्रों की तरह दिल्ली को भी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें वायु प्रदूषण, यातायात भीड़ और सामाजिक आर्थिक असमानताओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर निरंतर ध्यान देने और समाधान की आवश्यकता है। अपनी अनेक शक्तियों के बावजूद दिल्ली अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता के रूप में उभरा है,
जो इसके निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रहा है। यातायात की भीड़ यात्रियों के लिए एक दैनिक कठिनाई है, जो टिकाऊ शहरी नियोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं गंभीर हैं। समृद्ध पड़ोस विशाल झुग्गियों के साथ मेल खाते हैं, जो समावेशी विकास नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। निष्कर्ष: दिल्ली अपनी समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री, सांस्कृतिक विविधता और जटिल सामाजिक गतिशीलता के साथ भारत के एक सूक्ष्म जगत के रूप में खड़ी है। यह एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन और आधुनिक सहअस्तित्व में है, जहां परंपराएं नवीनता के साथ पनपती है और जहां अतीत वर्तमान को सूचित करता है। दिल्ली की खोज करना भारत के इतिहास और भविष्य के पन्नों को एक साथ खंगालने जैसा है। इसके इतिहास, संस्कृति और समाज पर विचार करके हम न केवल दिल्ली के बारे में बल्कि भारत के बड़े टेपेस्ट्री के बारे में भी गहरी जानकारी प्राप्त करते हैं। दिल्ली की बहुमुखी पहचान के बारे में जानना एक समृद्ध अनुभव है, जो इस उल्लेखनीय शहर और इसके स्थायी महत्व के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाता है। अपने अतीत के प्रति गहरी सराहना और भविष्य पर गहरी नज़र के साथ दिल्ली एक विविध और निरंतर विकसित हो रहे भारत की कहानी को आकार दे रही है। शहरीकरण की इस विशिष्ट विशेषता का अर्थ है कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के कारण कस्बे और शहर किसी देश या क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बड़े शहरों में केंद्रित होती है। जब एक बड़ी भीड़भाड़ वाली और विविध आबादी इन शहरों में रहती है, तो यह जीवन का एक नया तरीका बनाती है, जिसे शहरीकरण कहा जाता है। यह शहरी जीवन शैली अब शहरीकरण का एक मूलभूत हिस्सा है। 1972 में बेरेजिन के अनुसार शहरीकरण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, जो जीवन के एक विशिष्ट तरीके की ओर ले जाती है, जिससे शहर इस सदी और आने वाली सदी में लोगों द्वारा अपनी सामाजिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने का मुख्य तरीका बन जाते हैं। तो शहरीकरण की अवधारणा में कई बदलाव शामिल है। एक डॉट लोग जो करते हैं उसमें परिवर्तन। 2 जो लोग कृषि में काम करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके बीच संतुलन में परिवर्तन। 3 डॉट लोग जहां रहते हैं वहां परिवर्तन, विभिन्न प्रकार की बस्तियां। 4 डॉट कुछ क्षेत्रों में कितने लोग रहते हैं और गतिविधि एकाग्रता के स्तर में परिवर्तन। 5 शहरी जीवन शैली में परिवर्तन और यह आबादी के अन्य हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है। संक्षेप में, शहरी का अर्थ शहरों या कस्बों से संबंधित है। शहरी विकास का अर्थ है शहरों में जनसंख्या का बढ़ना और अधिक कस्बों और शहरों का उभरना। शहरीकरण एक व्यापक विचार है जिसमें शहरी विकास भी शामिल है। इसमें लोगों के कार्यों में बदलाव, शहर और ग्रामीण इलाकों की आबादी के बीच संतुलन, जहां लोग विभिन्न प्रकार के कस्बों या शहरों में रहते हैं, जनसंख्या घनत्व और शहरी जीवन शैली शेष समाज को कैसे प्रभावित करती है, को भी शामिल किया गया है।